जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। दोस्तों अभी पूरे देश की नजर अभी दिल्ली में होने वाले चुनाव के ऊपर है, जबकि असल में खेला हो रहा है दोस्तों महाराष्ट्र में। दोस्तों आपको पता है महाराष्ट्र में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसकी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ महायुति आई थी और देवाभाऊ देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर बने थे। दोस्तों अभी हाल ही में जो चीफ मिनिस्टर बने और उनका काम इस स्केल पे चल रहा है दोस्तों कि खुद विरोधी में जो जिन्होंने चुनाव लड़ा था महाविकास आघाड़ी में, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी तारीफ कर दी दोस्तों देवेंद्र फडणवीस की, कि देवेंद्र फडणवीस एकमात्र ऐसे नेता है जो कि चुनाव के खत्म होने के बाद एक्शन मोड में दिख रहे हैं और वो पूरा काम कर रहे हैं बखूबी तरीके से, ये कह दिया उन्होंने। और उसी दिन उद्धव ठाकरे की जो सामना एडिटोरियल टाइम्स है दोस्तों, उनका न्यूज़पेपर है सामना, उसमें भी देवेंद्र फडणवीस के नाम के तारीफें आई। ये तारीफें क्यों आई इसकी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। और इसके बारे में जब पूछा गया संजय राउत को, नोटी संजय राउत, जिसको वही रूम में ऑफिस रूम में ले जाके सर्विसिंग की होगी शायद, उसने भी तारीफ कर दी कि नहीं, अगर कुछ अच्छा हो रहा है महाराष्ट्र में तो उसकी तारीफ करना जरूरी है, ये कह दिया उन्होंने। जब से देवेंद्र फडणवीस की तारीफ हुई है दोस्तों, इंडिया अलायंस के कांग्रेसों की नींद उड़ गई है। कांग्रेसी कुछ ना बोल पा रहे हैं, बोलेंगे तो किसके खिलाफ बोलेंगे, शरद पवार की बेटी के खिलाफ या उद्धव ठाकरे के खिलाफ, और ना ही इसको हजम कर पा रहे हैं। दोस्तों हुआ ये है कि वहां पे एक जगह है दोस्तों, गढ़चिरौली, ठीक है, वो थोड़ा मॉइस्ट एरिया, जैसे अंडर डेवलप्ड एरिया माना जाता है उसको। वहां पे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों पीने के पानी का और रोजगार का मुद्दा, वहां पे लोकल जो मुद्दा होता है। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने वहां पे गए थे, न्यू ईयर वहां पे मना रहे थे, वो सोचिए काम कर रहे थे अपना, वहां पे गए, लोगों के बीच में रहे, वहां पे पुलिस प्रशासन ने लोकल बस में घूमे और फिर वहां पे 11 खूंखार नक्सलियों को सरेंडर करवाया दोस्तों। 11 खूंखार नक्सली जो कि गढ़चिरौली में थे उनको सरेंडर करवाया और एक मौका दिया कि आप साधारण जीवन जिए, आपको एक रीस्टार्ट करने का मौका हम लोग दे रहे हैं सरकार की तरफ से, आप पे कोई केस नहीं चलेगा, आप अपनी नक्सलगिरी ये बंदूक हथियार छोड़िए और एक साधारण सामान्य मानुष की तरह जीना जिए। तो इसकी काफी तारीफ हुई दोस्तों। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी तारीफ कर रही है, प्लस शरद पवार की एनसीपी जो कुछ सुप्रिया सुले हैं उन्होंने भी तारीफ कर दी। तो अब टेंशन आ गया इंडिया अलायंस का, और इंडिया अलायंस का ये हाल है दोस्तों, मनमोहन सिंह जी को, मतलब मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास होने के बाद में दोस्तों, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद तो हमारे राहुल गांधी जी वियतनाम भाग गए तपस्या करने। वो अभी भी शायद तपस्या ही कर रहे हैं, इंडिया अभी तक लौट के नहीं आए होंगे। तो ये इतने सीरियस है, न्यू ईयर मनाने वो चले गए वियतनाम फॉरेन, और यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी न्यू ईयर कहां मना रहे थे, गढ़चिरौली में। तो ये अपने आप में दिखाता है एक लीडर जो ग्राउंड से लोगों के बीच में लोगों के लिए काम करने आया होता है ना, ये दिखाता है, उनकी काम दिखाता है। तो 11 नक्सल सरेंडर किया नक्सलियों ने। साथ ही साथ में अभी कुछ दिन पहले हमने देखा किस तरीके से वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स, तो इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां पे रह रहे हैं दोस्तों कई साल से, और डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, प्लस वहां पे क्राइम रेट बढ़ रहा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर में। इसको काउंटर और चेक करने के लिए ये एक अभियान देवेंद्र फडणवीस जी ने लॉन्च किया है दोस्तों, कि एक डिपोर्टेशन कैंप हम लोग लगाएंगे और इलीगल इमिग्रेंट्स जितने भी हैं दोस्तों इनको पकड़ने की तैयारी में है पूरी अभी महाराष्ट्र की सरकार। सैंपल साइज के लिए थोड़ा थोड़ा टेस्टिंग कर रहे हैं और पकड़ रहे हैं। अभी एटीएस ने हाल ही में 43 लोगों को पकड़ा है दोस्तों, जिसमें से बांग्लादेशी निकले हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले भी निकले हैं। आप समझ रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर में इनका जितना भी नेक्सस है ना, इन सबको पकड़ के नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड खुद इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने ही पकड़ा है इन इलीगल बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को दोस्तों। साथ ही साथ में अभी पूरे जो हवाला की मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत सारा बन रहा है कि विदेशी से फंड आए थे इलेक्शंस के अंदर में, उसकी भी चेकिंग पैरेलली चल रही है दोस्तों। अलग अलग जगह पे रेड हो रही है, जहां जहां सरकार को सरकारी एजेंसीज को क्लू मिल रहा है दोस्तों, वहां पे वो रेड कर रही है। मालेगांव में बैंक है एक दोस्तों, वहां पे ईडी ने रेड मारी है दोस्तों, वहां से कुछ लोगों को
पकड़ा गया है और उनसे अब पूछताछ होगी, जांच होगी दोस्तों। पूरा हवाला का जो इनका रैकेट है ना, ये भी पकड़ा जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ में दोस्तों ये गढ़चिरौली के लिए देवेंद्र फडणवीस जी ने ये भी कह दिया है कि वहां पे हम वाटर और एयर शुद्ध करेंगे, शुद्ध पीने का पानी पहुंचाएंगे, प्लस वहां पे शुद्ध हवा हो, इसलिए यहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन ना हो, इसलिए उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और साथ ही साथ में वहां पे कनेक्टिविटी देंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ताकि आज गढ़चिरौली का इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, रोड कनेक्टिविटी सही होगी, तो लोगों को बहुत सुविधा होगी वहां के लोगों को। और फिर वहां पे जो स्टील हब के लिए जाना जाता है, उसको स्टील हब हम बनाएंगे गढ़चिरौली को, ताकि वहां पे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो वो विजन लेके चलते हैं। उन्होंने जब ये कमेंट किया तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल की तरह हवा हवाई बातें नहीं कर दी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। आपको जस्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल और देवेंद्र फडणवीस में डिफरेंस क्या है, जबकि कोई कंपेयर बनता नहीं है, क्योंकि ये तो छोटे से टेरिटरी जैसा, यूनियन टेरिटरी जैसा एक यूनियन स्टेट है दोस्तों दिल्ली, उसमें अरविंद केजरीवाल के साथ इतना विशाल महाराष्ट्र, इंडिया के आई थिंक सबसे सेकंड मोस्ट बड़ी स्टेट है ना, दूसरी, तो महाराष्ट्र के साथ कंपेयर नहीं होता। फिर भी कंपेयर करता हूं ये दिखाने के लिए कि जब कोई चीफ मिनिस्टर काम करने की सोचता कौन है, करता कौन है, और खाली हवाई बातें, मस्त राम की मनोहर कहानियां सुनाने वाला अरविंद केजरीवाल जैसा नेता क्या करता है, ये देखिए दोस्तों। 2015 में चीफ मिनिस्टर जब बने थे, 2014-15 में बने थे देवेंद्र फडणवीस जी, ठीक है, तब वहां पे सूखा त्रस्त एरिया था और इतना बुरा हाल था दोस्तों, वहां पे इतना बुरा सूखा होता महाराष्ट्र में एक एक जगह में कि वहां पे बारिश गिरती नहीं है सालों साल तक, पूरा ड्रॉट हो जाता है लैंड। वहां पे पीने के पानी की भी दोस्तों लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए लोग वहां से पलायन कर जाते थे। तो वहां पे दोस्तों 6140 टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता था। 2015 की बात कर रहा हूं, आप ये डेट याद रखिए। देवेंद्र फडणवीस जी रहते ही 2018 तक ये घट के, पता है, 6140 जो टैंकर जाते थे, ये घट के 152 सिर्फ टैंकर से पानी पहुंचाते थे। तो इतने कम समय के अंदर में उन्होंने पाइपलाइन बिछा के उनको वाटर पानी पहुंच जाए, उनके गांव गांव तक पानी पहुंचवाने का काम किया। और एक तरफ हमारे लवना सुरजी अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, ये देखिए इनकी ढकोसलाबाजी। ये 2024 की फिगर दे रहा हूं मैं आपको। 2024 में जनवरी महीना में 888 वाटर टैंकर से पानी पहुंचाया जाता था दिल्ली में। 2024 जनवरी 2024 में 888 टैंकर से पानी पहुंचाया जाता था, जबकि जून का महीना आते आते 2024 का जून का महीना तक का डेटा है, इसको बढ़ा के दोस्तों 1211 टैंकर कर दिए, जबकि दिल्ली में तो सूखाग्रस्त होता ही नहीं है एरिया। ये होता है विजन। एक यूनियन स्टेट नहीं संभल रहा अरविंद केजरीवाल से, और यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी ने 3 साल के अंदर में जहां पे सूखाग्रस्त एरिया होता था वहां पे भी पानी पहुंचा दिया। तो ये दिखाता है कि नेता कैसा होना चाहिए भारत में। अब दोस्तों बात करते हैं, ये जो सुप्रिया सुले जी ने और उद्धव ठाकरे के सामना एडिटोरियल टाइम्स में इतना छपा है कि देवेंद्र फडणवीस बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर वो महाराष्ट्र की तरक्की में इसका काम आता है तो उनको करना चाहिए। ये क्यों हुआ? कुछ दिन पहले शरद पवार मिले थे नरेंद्र मोदी जी से, उद्धव ठाकरे मिले थे देवेंद्र फडणवीस जी से, जस्ट एक विजडम के, अच्छे विजडम के चक्कर में मिलने गया था वो लोग कि चलिए एक मिल लेते हैं, विश कर देते हैं। हालांकि शपथ समारोह में वो गए नहीं थे उद्धव ठाकरे, लेकिन बाद में वो मिलने गए फूल का गुलदस्ता लेके अपने सन के साथ में। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ, कुछ तो बात हुई होगी। अभी आने वाले टाइम में बीएमसी का भी चुनाव है और उद्धव ठाकरे के जो पार्टी के जीत के आने वाले सांसद है वो सब गुस्सा है, वो सब नहीं मान रहे उद्धव ठाकरे की बातें, इसीलिए उद्धव ठाकरे को आना पड़ा यहाँ पे हाथ मिलाने के लिए। फिर दोस्तों शरद पवार वहां पे क्यों मिलने गए? तब शरद पवार देख रहे हैं कि मेरी राजनीति हो रही है खत्म भाई, मेरी भी अब एज हो रही है, तो अगर
भगवान ना करे, भगवान उनको 1000 साल जिंदा रखे, कुछ हो जाता है तो फिर उनकी बेटी का पॉलिटिकल करियर का क्या होगा। इसीलिए शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि नहीं, हम कुछ भी हो जाए सरकार के साथ में है और सरकार चलती रहनी चाहिए अच्छा से, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल करियर अब खत्म है। शायद अब अजीत दादा के साथ में विलय करना हो तो कर सकते हैं, हो भी सकता है। महाराष्ट्र में गेम बड़ा हो सकता है, कुछ टाइम में हमें पता चल जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी जैसे जैसे ये होता है। अब कांग्रेस इतना टेंशन में आ चुकी है दोस्तों, इंडिया अलायंस के दूसरे मेंबर भी देख रहे हैं। अब महाराष्ट्र में फिलहाल अभी कोई चुनाव नहीं है, अब खाली बीएमसी का चुनाव है और उद्धव ठाकरे इस बार डरा हुआ है बीएमसी चुनाव लड़ने से पहले, इसीलिए वो अभी कुछ ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहता कि बीएमसी उसके हाथ से भी निकल जाए, जो कि निकलने के चांसेस पूरे हैं। इसीलिए वो पहले मंडवली करने की तैयारी कर रहा है कि भाई कांग्रेस के साथ में हमें नहीं जाना। आज हमारी पार्टी की जो हालत है, मुंबई में भी कुत्ता भी नहीं पूछ रहा कोई उद्धव ठाकरे की पार्टी को, और थैंक्स टू संजय राउत जी, उनको तो ऑफिस रूम में ले जाकर अभी कुछ दिन पहले सुना था कि उद्धव ठाकरे के सांसदों लोगों ने लॉक कर दिया था 3 घंटे 4 घंटे के लिए, मीटिंग जब चल रही थी मातोश्री के अंदर में। फिर वहां पे क्या किया है, मुंह वो सुझा दिया या नहीं पता नहीं है, उसकी बात कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया में ये बात उठ रही है। एनीवे, तो संजय राउत के चलते और कांग्रेस पार्टी के चलते ये हाल हुई है उसकी, तो वो रियलाइजेशन आ जाता है। और हो सकता है कि भाजपा ने मिशन 272 का काम ऑलरेडी कर दिया हो, किसको पता। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार पे कुछ कयास लगाए जा रहे हैं मीडिया चैनल द्वारा और लालू प्रसाद यादव के द्वारा कि आ जाए तो बढ़िया है एनडीए को छोड़ के, तो मुझे लगता है दोस्तों बीजेपी ने मिशन 272 की पूरी तैयारी कर रखी है। और ये मिशन 272 बीजेपी का नहीं है, एनडीए का 300+ टारगेट, क्योंकि अमित शाह कच्चे खिलाड़ी नहीं है। जो शरद पवार जैसे बड़े खिलाड़ी को घाट का पानी पिला दिया, तो वो अमित शाह को हल्के में ना ले इंडिया अलायंस। अभी दोस्तों सब दिल्ली के चुनाव में बड़ा फोकस है, दिल्ली में अभी चुनाव हम लोग कवर करते रहते हैं, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को भारी मात्रा में, आपको हर एक वीडियो अपडेटेड मिल जाएगी दिल्ली को इलेक्शन को लेके भी, और इंडियन पॉलिटिक्स पे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए भारी मात्रा में। अब दोस्तों देवेंद्र फडणवीस आज की डेट में दोस्तों, उन्होंने चुनाव के पहले जो जो वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में बताया था, अब वो उस पे काम पे लग चुके हैं ऑलरेडी। सुबह से लेके दोस्तों वो शाम तक मीटिंग ही अटेंड करते हैं, और जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो होम मिनिस्ट्री भी इनके साथ में है, तो अभी होम मिनिस्टर की पद में जो बैठे रहता है, तो सारे अधिकारियों से इनका मिलना होता है। कहीं से भी इनको लिंक मिलता है कि कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की हो जाए, फिर कहीं पे कुछ इलीगल बांग्लादेशी कुछ देश विरोधी ताकतें के साथ मिलके कुछ कर रहे हैं, तो उन सब पे नकेल कसने की भी तैयारी पैरेलली चल रही है महाराष्ट्र में। दोस्तों आपको पता है 45% टोटल एफडीआई जो विदेशी निवेशक ने पैसा डाला है भारत में, सिर्फ 45% खाली महाराष्ट्र को मिला है इन पिछले 6 महीने में दोस्तों, पिछले 6 महीने में। मतलब अगर 100 रुपया विदेशियों ने डाला है तो बाकी राज्यों को 35% 55% मिले हैं, सिर्फ महाराष्ट्र को 45% मिले हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है और दिखाता कि महाराष्ट्र हमारे देश का एक फाइनेंशियल कैपिटल क्यों है। और भाजपा इस बार मुझे नहीं लगता कि बीएमसी इलेक्शन उद्धव ठाकरे या कांग्रेस या इंडिया अलायंस के महाविकास आघाड़ी को सौंप दे ऐसे। बीएमसी का जो बजट होता है ना, वो अच्छे अच्छे राज्यों के बजट से भी ज्यादा होता है, और बीएमसी के पास इतने पैसे हैं भाई कि पाकिस्तान का पूरा कंट्री का बजट उतना नहीं होगा। तो बीजेपी उसकी भी तैयारी कर रही है, महायुति मुझे लग रहा है। तो ये टोटल अपडेट है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या क्या अपडेट, जैसे जैसे परत खुलेगी ना दोस्तों, वैसे वैसे ये सिनेरियो भी हमारे सामने अनफोल्ड होता रहेगा कि क्या शरद पवार की पार्टी अजीत दादा के साथ विलय हो जाएगी और भाजपा का जो मतलब नंबर है दोस्तों, नंबर गेम है, या फिर वो भाजपा के साथ जुड़ जाएंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, ये देखना है। दूसरी बात, ये उद्धव ठाकरे की सेना के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी अब
उसी शिवसेना छोड़ के वो विलय होना चाहते हैं भाजपा में। तो क्या सेटिंग हो रही है, क्या खिचड़ी पकड़ी है, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन देवा भाव बहुत सही काम कर रहे हैं दोस्तों, मजा आ रहा है और जनता ने बहुत सही डिसीजन लिया। ये अब प्रूफ कर रहे हैं, वो प्रूफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने वोट देके मुझे जिता दिया तो मैं यहाँ पे बैठूंगा। जैसे 2.5 साल बर्बाद किए हैं महाराष्ट्र के, खुले आम भ्रष्टाचार हो रहा था उद्धव ठाकरे के टाइम में। ये सब जानता है दोस्तों किस तरीके से बिजनेसमैनों को होटल के पीछे के रास्ते से उनको एग्जिट रूट से बुलाते थे, मीटिंग करते थे होटल के कमरे में, पैसे की लेन देन की सारी बातें वहां से होती थी और फिर वहां से एग्जिट गेट से ही वो बिजनेसमैन लोग निकल जाते थे। यही एक रीजन है दोस्तों कि वहां के उस टाइम पे जो होम मिनिस्टर थे, कम भ्रष्टाचार पे उनका नाम आया है दोस्तों। आज भी महाराष्ट्र में उसकी बात होती है। यही एक रीजन है कि सारी बिजनेस लॉबी, इंडस्ट्रियल जो ओनर्स हैं, नई नई स्टार्टअप के जो सीईओज हैं, वो सब भाजपा को इसलिए प्रेफर करती थी कि देवेंद्र भाऊ के वहां पे अगर आपको कोई काम है तो आप उनके ऑफिस में जाइए, नाम, आधार कार्ड, सारी डिटेल लिखवाइए गेट पे और पूरा एकदम प्रॉपर हर एक मीटिंग की फाइलिंग होती थी दोस्तों। ऐसा नहीं कि छुप छुपा के मीटिंग कर रहे हैं, पूरी एक एक रजिस्टर होती थी मीटिंग की डिटेल्स, किससे मिल रहे हैं, कितने बजे से कितने बजे तक मीटिंग हुई है, कौन कौन आया था, कितने जन है, सारा कुछ। और फिर मीटिंग करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए सारे बिजनेस मैन, गरीब, इंडस्ट्रियलिस्ट सारे कोई रिलाई करते हैं देवेंद्र फडणवीस और महायुति की सरकार में। तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, अच्छी सरकार चला रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी। तो इसकी हम चर्चा करते रहेंगे आने वाले टाइम में। प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए भारी मात्रा में, लाइक कीजिए इस वीडियो को और दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।